तुझे भूत छोड़ देंगे, ऐसा तो बहुत जगह में सुना होगा, है ना। लेकिन क्या होगा जब भूत खुद ही आपके पीछे पड़ जाए और आपके पास उससे बचने का कोई रास्ता ही ना हो, तो क्या करेंगे आप। तो आज की कहानी ऐसे ही टॉपिक पे है, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और आप सुन रहे हैं समीर की कहानियाँ। आज मैं आपको एक बहुत ही साधारण परिवार के बारे में बताऊंगा, जिसमें उस परिवार का कोई गलती ना होते हुए भी कैसे उसके पीछे एक शैतान पड़ जाता है, जिसके कारण से पूरा परिवार कैसे परेशानी झेलता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई परिवार का सदस्य अगर इस तरह की परेशानी में फंसता है तो उसके परेशानी के साथ साथ उसका पूरा परिवार उस परेशानी में फंसता है। तो चलिए आपको हमारी कहानी की ओर लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर टिक कर दें, ताकि हम हमारे आने वाले भूतिया और रहस्यमय कहानियों का आनंद ले सकें और हम आपका टाइम अच्छे से व्यतीत कर सकें। सही है ना। तो चलिए आपको हमारे कहानी की ओर लेके चलते हैं। तो आज की कहानी हमारे एक दोस्त राजेश के बारे में है, जिसके जीवन की ये घटित घटना और उसकी आंखों देखी सच्चाई है। राजेश जो कि कोलकाता में रहता है और वो अभी किसी आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है। लेकिन ये बात उन दिनों की है जब हम दोनों दोस्त एक साथ एक ही कंपनी में काम किया करते थे। अचानक एक दिन की बात है, मुझे और राजेश को कंपनी के किसी काम के वजह से कंपनी के ही गाड़ी से कहीं और काम करने के लिए भेजा गया, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हमें कहाँ भेजा जा रहा है। जब हम दोनों कंपनी के गाड़ी से वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि ये कोलकाता का एक बहुत ही खूबसूरत और नामी जगह है, जिसका नाम सॉल्ट लेक है, जो कि कोलकाता में काफ़ी महंगे एरिया में से एक है। आपको बता दें, ये जगह कोलकाता का बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम दोनों वहाँ जाते जाते बहुत थक गए थे, क्योंकि जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ से करीब 6 घंटे का रास्ता पड़ता था। हम लोग जैसे ही लोकेशन पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ हमारे रात के रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। तो हमने कंपनी में फ़ोन करके पता किया तो हमें ये पता चला कि हमारे रात में रुकने के लिए व्यवस्था कहीं और एक होटल में किया गया है। तो हमने हमारे साथ के ड्राइवर को कहा कि हमें वहाँ तक छोड़ दें, ताकि हम रात में अच्छी नींद ले सकें, क्योंकि सवेरे के लिए काफ़ी काम पड़ा था वहाँ। और इतनी दूर गाड़ी में बैठ के सफ़र हमने कभी नहीं किया था। मैं तो काफ़ी थक गया था। तो ड्राइवर ने राजेश को कहा, आइए सर, हम आप लोगों को आपके होटल तक छोड़ देते हैं। हम दोनों गाड़ी में बैठे और कुछ ही देर में हम होटल में पहुंच गए। हमने होटल का रूम हाउसकीपर से बोल के खुलवाया और सबसे पहले रूम को अच्छे से साफ़ करवाया और उसे 2-4 तकिए और 2 चादर मंगवा लिए। उसके बाद हम लोग होटल के रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ जाके हमने देखा कि काफ़ी रात होने के कारण से वहाँ कुछ नॉर्मल सा ही खाना है। तो हमने होटल के वेटर से पूछा कि खाने में क्या है। तो उस वेटर ने कहा, सर काफ़ी रात हो गई है और हमारे होटल में काफ़ी स्टाफ घर चले गए हैं, तो जो पहले से बना हुआ है सर वही मिल पाएगा। तो हमने पूछा क्या मिलेगा। तो उस वेटर ने कहा, सर सब्जी और प्लेन रोटी है। तो राजेश ने कहा, ठीक है वही ला के दो। हम दोनों दोस्त वहीं पर बैठकर एक ही साथ खाना खाए और हम दोनों सोने के लिए अपने रूम में आ गए। मैं तो काफ़ी थक गया था, इसलिए जल्दी ही बेड पर जाके लेट गया। मेरे साथ राजेश भी बेड पर लेट गया। कुछ देर में मैं सो गया। और आपको एक बात बताएं, मेरा अच्छा आदत है या बुरा आदत ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि रात में मुझे बार बार करवट बदलने की आदत है, जिसके कारण से मेरा चादर कभी भी मेरे शरीर में टिकता ही नहीं। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ, मेरा चादर नीचे सरक गया था। तो मैंने
महसूस किया कि किसी ने मुझे चद्दर उड़ा दिया। तो मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा राजेश जग रहा था और उसने मुझे चद्दर उड़ा दिया। तो मैंने राजेश से कहा, क्यों जागते रहते हो रात भर? तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने फिर से कहा, क्यों रात भर जागते रहते हो? तो उसने मुझे जवाब में कहा कि मुझे रात में जागने की आदत हो गई है। तो मैंने उससे पूछा क्यों? तो थोड़ी देर तक तो वो चुप रहा, लेकिन फिर बाद में उसने मुझे जवाब दिया। आगे की कहानी राजेश की जुबानी। दोस्त, तुम तो मुझे कंपनी से ही जानते हो। मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये बात कंपनी में काम करने से पहले की है। ये बात 2005 की है। मैं दोस्तों के साथ घूमना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना और मौज मस्ती करना काफ़ी पसंद करता था और ये मेरा रोज़ का आदत था। ऐसे में एक दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए अपने दोस्त के पास गया हुआ था। अचानक से मुझे एक दोस्त ने बताया कि मेरा छोटा भाई का तबीयत काफ़ी बिगड़ गया है। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, सीधे अपने घर की ओर भागने लगा। मैं भागते भागते घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां मेरे परिवार के सभी सदस्य वहां पहुंचे हुए थे और भाई का तबीयत बहुत ही ख़राब नज़र आ रहा था। उसके शरीर में काफ़ी अकड़न हो रही थी और वो अकड़न के दर्द से चिल्ला रहा था। उसकी हालत बिल्कुल ही देखने लायक नहीं थी। हमारे परिवार के 3-4 लोग भी उससे संभाल नहीं पा रहे थे। मेरे पापा ने कहा, इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तो मैंने पूछा, क्या हुआ है इसे? तो मेरी माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। भाई बार बार चीखता और बेहोश सा हो जाता। भाई की चीखें और भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था तो कोई उसका पैर, कोई छाती मल रहा था। मैंने वहाँ अचानक से हमारी दादी की आवाज़ सुनी। उसने कहा, इसे घर के मंदिर में ले चलो। तो मेरा भाई मंदिर का नाम सुनते ही वो और ज़ोर से चीखने लगा। शायद उसे मेरी दादी की बात अच्छी नहीं लगी और वो और गुस्से से मेरी दादी की ओर देखने लगा और अपने दांतों को किटकिटाने लगा। उसके दांतों को किटकिटाने की आवाज़ें इतनी भयंकर थी कि क्या बताऊं। मेरे परिवार के सभी ने उसे एक साथ पकड़ा और उसे उठाकर घर के मंदिर के अंदर लेके गए। वहाँ मेरी दादी ने उससे पूछा, कौन हो तुम? तो उसने कुछ नहीं कहा। अब मेरी दादी की ओर घूरते हुए गुस्से से देखने लगा। तो मेरी दादी ने फिर उससे सवाल किया, कौन हो तुम और क्या चाहते हो इससे? तो भाई ने अपनी पूरी जबान बाहर निकाल ली, जो कि मुझे नहीं लगता कोई भी नॉर्मल आदमी उतनी लंबी जबान निकाल सकता है। वो जबान बाहर निकालने के कुछ ही देर बाद अपनी आंखों को इतना बड़ा करके मेरी दादी की ओर एक टक से देखने लगा। मुझे तो लगा अभी उसकी आंखें बाहर निकल आएगी। तभी वो थोड़ी देर में बेहोश हो गया। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। मैं वहाँ से बाहर आ गया और पूरा रोने लगा कि क्या हो गया मेरे भाई को। थोड़ी देर रोने के बाद मेरे अपने घर के पास ही एक हनुमान जी का मंदिर है। मैं वहाँ चला गया और मैंने वहाँ एक दीपक जलाया और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना किया कि हे महावीर जी, हमारे भाई ने जाने अनजाने में जो भी गलती किया है उसे क्षमा कर दे और उसे क्या हुआ है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी उसे ठीक कर दे। मैंने भगवान से प्रार्थना करने के बाद जल्दी से अपने घर पहुंचा। तब तक मेरा भाई जाग चुका था और मेरे घर में काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। वो उन्हीं लोगों के पास ही अपना मुंह नोचने लगा और चिल्लाने लगा। तो मैंने एक गिलास में पानी लिया और डर डर के उसके पास गया और उससे पानी पिलाया। वो पानी पीने के बाद और भी जैसे भयानक रूप में आ गया। मैंने देखा
उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया और उसकी आंखें एकदम बाहर आ गई। मैं क्या बताऊं वो दृश्य कैसा था। मेरे लिए एकदम देखने लायक था सारा कुछ। मेरा तो जैसे शरीर तो छोड़िए, आत्मा तक हिल गया था। फिर वो पूरे गुस्से से चिल्लाया और फिर एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उस सांस में क्या बताओ, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी। वहाँ से आधे लोग तो बदबू के कारण से ही बाहर और भाग गए। मेरी दादी बहुत साहसी थी और उन्हें ये सब के बारे में काफ़ी कुछ पता था। उसने फिर से मेरे भाई से सवाल किया, कौन है तू और इस बच्चे से क्या चाहता है और इससे क्यों परेशान कर रहा है? आखिर इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो भाई ने गुस्से से गुर्राने लगा। वो ऐसा घूर रहा था कि जैसे अभी ही मेरी जान ले लेगा। वो पूरे गुस्से में था और जैसे पूरी तरह से अपने रूप में आ गया था। फिर मैंने देखा वो धीरे धीरे हंस रहा था। फिर अचानक से वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक हंसना रुकते हुए लड़की की आवाज़ में बोली, मैं कोलकाता के विधान नगर से हूँ। इधर लिखा है, मैं जहाँ पे दफन थी इसने वहाँ पेशाब करके मुझे जागने पर मजबूर कर दिया। मैं इससे नहीं छोड़ूंगी। तो मेरी दादी ने कहा, तुझे जो चाहिए मैं तुझे वो ला के दूंगी, लेकिन इसे छोड़ दे। बच्चे ने नादानी में गलती कर लिया है, इसे माफ़ कर दे और मुझे पता तुझे क्या चाहिए। तो उसने जवाब दिया, ऐ बुढ़िया, मुझे जो चाहिए क्या तू वो मुझे ला के दे सकती है? तो मेरी दादी ने कहा, तुझे क्या चाहिए? तो उसने जवाब में कहा, मुझे एक लाल और एक काली मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सारा कुछ ला के दो। अभी मैं इसे छोड़कर चली जाऊंगी और नहीं तो मैं इसे अपने साथ ही लेके जाऊंगी। जल्दी करो और दफा हो जाए यहाँ से, और ये सारा सामान लेके ही वापस आना, वरना मैं इसे यहीं चबा जाऊंगी। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ये सब देख के हमारे घर वाले सभी के चेहरे एकदम से पीले पड़ गए थे और मेरे लिए भी ये सब एक नया अनुभव था। अचानक उधर मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई, बेटा इधर आ। मैं माँ के पास गया तो माँ ने मुझे कहा, ये लिस्ट पकड़ और मेरे साथ चल। माँ मुझे बाज़ार में लेके चली गई और रास्ते में जाते जाते बहुत ज़्यादा रोने लगी। जब मैंने ये सब देखा तो मैंने दिलासा देते हुए माँ से कहा, माँ तो चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो माँ ने मुझे डांटते हुए जवाब दिया, कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे अभी सारी बात बताई ही नहीं है कि इसने जब पहला असर दिखाया था तो क्या हुआ था। मुझे माँ की ये बात समझ में नहीं आई तो मैंने पूछा कि माँ क्या हुआ था। तो माँ ने कहा, तुम्हारे भाई के दोस्तों ने बताया कि उस दिन ऑफिस में एक मीटिंग था और ऑफिस के सारे स्टाफ एक साथ मीटिंग हॉल में थे। सभी एक दूसरे में हंसी मजाक कर रहे थे। सब कुछ ठीक था कि अचानक तुम्हारे भाई का तबीयत बिगड़ने लगा। तुम्हारे भाई ने अपने सामने टेबल पर रखा पानी का बोतल उठाया और पीने लगा। पानी पीते ही तुम्हारे भाई बेहोश हो गए। उसके साथ जो भी दोस्त थे सभी चौंक गए कि क्या हो गया इसे। फिर 2 दोस्तों ने मिलकर इसे टेबल पर उठाया और उठा के लिटा दिया। और उस समय तुम्हारे भाई के आंखों में आंसू बह रहे थे। तुम्हारा भाई अपने दोस्तों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी निकल नहीं पा रहे थे। ये सब देखते ही सारे दोस्तों ने मिलकर उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए और हमें जैसे ही पता लगा हम सब भी हॉस्पिटल पहुंच गए। वहाँ तो वो कुछ ही देर में ठीक हो गया। वहाँ क्या हुआ था वहाँ किसी को भी मालूम नहीं था। तो मैंने थोड़ी उसके पास जाके उससे पूछा, क्या बेटा, क्या हो गया तुझे?
तो उसने मुझे कहा, माँ मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है, मुझे तो बस ये पता है कि मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रहा था और मैंने जैसे ही पानी पिया मेरा तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद हम लोग उसे हॉस्पिटल से घर लेके आए। उसके बाद तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि कोई परेशानी हो। ये सब बात सुनकर मैंने माँ से कहा, माँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ था, लेकिन मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई थी। तो मेरी माँ बोली, क्या मतलब? तो मैंने माँ से कहा, मतलब ये कि माँ, मैंने जब पिछली बार छुट्टियों में जब घर आया था तो एक रात में जब अपने बेड पर सो रहा था तो रात के 2 से 3 बजे के बीच का समय था। मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उसके अगल बगल से काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी और कमरे में काफ़ी हवा प्रवेश कर रही थी। अचानक हवा की वजह से मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि खिड़की के तरफ एक काली सी परछाई खड़ी है और वो जैसे मुझे ही घूर रही है। लेकिन मैंने जब काफ़ी गौर से उसको देखा तो मैंने देखा कि उसके चेहरे से एक काली धुआं जैसी निकल रही थी और उसके शरीर भी जैसे पूरी तरह से धुएं जैसी लग रही थी। अचानक वो परछाई बादल की तरह तैरते हुए मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं इतना घबरा गया था कि अपने चद्दर से अपने पैर से लेकर अपने मुंह तक पूरी तरह से ढक लिया। मैं कुछ देर वैसे ही हालत में वहाँ पड़ा रहा। मेरा तो जैसे हिम्मत जवाब दे रहा था। थोड़ी देर बाद मैं अपने अंदर थोड़ा हिम्मत करके अपने चेहरे से चद्दर को हटाकर देखा तो मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। तो इसे मैं अपना मन का भ्रम मानकर भूल चुका था। लेकिन अभी भाई की ये हालत देखकर ये लगता है कि कुछ तो चक्कर है हमारे घर में माँ। और तब तक मैं और मेरी माँ कुम्हार के पास पहुँच चुके थे। हमने वहाँ एक लाल और एक काला मटका लिया और आगे बढ़ चले। थोड़ी देर में हमने वो सारे सामान का जुगाड़ कर लिया और घर की तरफ चल दिए। हम जैसे ही घर पहुँचे तो मेरी दादी ने इशारा किया कि ये सब सामान मेरे भाई के पास ला के रख दे। तो मैंने वैसे ही किया। मैंने सारा सामान ले जाके मेरे भाई के पास उसके आगे रख दिया। तो मैंने देखा भाई एकदम से शांत पड़ गया। वहीं पे बैठी मेरी दादी जैसे उसे देखने के लिए गई और भाई के सामने जाके खड़ी हो गई। कुछ देर तक तो ऐसे ही मेरी दादी खड़ी रही। फिर मैंने दादी से पूछा, क्या हुआ दादी? तो दादी मेरी ओर पलटी तो मैं अचानक से उन्हें देखकर चौंक गया। मैंने देखा कि अब दादी का चेहरा भाई की तरह होने लगा था। हम सब दादी का ये रिएक्शन देखकर डर गए थे। मेरी दादी भी उसी चीख के साथ रोने लगी और कहने लगी, मैं कोलकाता के विधाननगर से हूँ और मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन में गाड़ दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। और मुझे जहाँ पे गाड़ा गया था वहाँ ये लड़का पेशाब कराया। मैं सोई हुई थी और इसने मेरा अपमान किया तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने गुस्से में इसके शरीर में प्रवेश कर लिया। लेकिन अब मैंने इसे माफ़ कर दिया है और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तो दोबारा इससे परेशान तो नहीं करोगी? तो उसने जवाब दिया, इसने मेरा अपमान किया था जिसकी सज़ा मैंने इसे दे दी है, अब मुझे जाने दो। और कुछ ही देर में मेरे दादी बेहोश होकर ज़मीन में गिर गए। हमने दादी को संभाला और इतनी देर में भाई भी नॉर्मल हो गया था। फिर कुछ दिन तो अच्छे से बीते। भाई भी अपने काम में जाने लगा था। फिर एक दिन भाई को कुछ काम से कहीं और जाना पड़ा तो भाई और उसके दोस्त भी वहाँ गए हुए थे। वे सभी होटल में रुके थे। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत किया कि वहाँ एक कमरे में रोने की आवाज़ें आ रही है। तो होटल कर्मी ने वहाँ जाके देखा तो वो आवाज़ें भाई के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था।
तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि भाई होटल के चद्दर लपेटा हुआ ज़मीन से 4 फीट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा है। उसके मुंह से अजीब आवाज़ें आ रही थी। Kenapa tak tidur lagi, ha? इस नज़ारे को देख के वहाँ के सारे लोगों का जैसे दिल दहल गया। कुछ लोग तो ये नज़ारा देखते ही भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने भाई को पकड़ा तो वो एकदम से चीख पड़ा और पूरा चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस वहाँ आके भाई को वहाँ का शांति भंग करने के जुर्म में भाई को जेल ले गई। उसके दूसरे दिन भाई के दोस्तों ने मिलकर उसे जेल से छुड़ाया। उसके बाद तो भाई का लमसम यही हाल रहता था। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद किसी ने बताया कि हमारे गांव के जंगल में एक तांत्रिक रहता है जो इसे ठीक कर सकता है। तो हमारे घर वालों ने उसे बुलाने का सही समझा। फिर हमने उन्हें बुलाया। वो जब हमारे घर में आए तो हम उसे भाई के पास लेके गए। वो भाई के पास सामने बैठा और कुछ मंत्र बोलने लगा। फिर उसने भाई से बात की तो अचानक से वो शैतान भाई के शरीर में सवार हो गई और फिर वो वही मांगना शुरू हो गई। वो फिर से वही सामान मांगने लगी। मुझे तो अभी तक याद है वो किस तरह से अपनी मांगे दोहराती थी, लेकिन इस बार वो सारा सामान मांगने के साथ साथ शराब भी मांगने लगी। मैं भागा भागा उन गलियों में गया था जहाँ जाना तो छोड़ दीजिए, मैं उधर देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन क्या करें, भाई की ज़िंदगी का सवाल था। मैं जब उन गलियों में गया था तो मैंने देखा वहाँ लोग नशे में धुत पड़े हैं। शराब की दुर्गंध के कारण से दिन में भी उस गली में कोई नहीं गुजरता था। और वहाँ जाके मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा कि आज तू भी पिएगा, आजा बैठ जा यहाँ, आज तू तो बेटा सारे गम भूल जाएगा। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, मैं अपने गम भुलाने नहीं आया हूँ। मेरा भाई का तबीयत बहुत ख़राब है, उस पर कोई ऊपरी साया है और हमारे घर में जो तांत्रिक आया है उससे वो शराब पूजा के लिए चाहिए। तो वो आदमी ये सब बातें सुनने के बाद उन्होंने मुझे एक शराब की बोतल दे दी, जिसे लेकर मैं घर लौट आया। वहाँ तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी थी। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। भाई कभी चीखता चिल्लाता तो कभी दर्द के मारे कहराता और कभी वो पूरे गुस्से में आ जाता और तांत्रिक को पूरी गंदी गंदी गालियाँ देता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो कुछ दाने गेहूं के लेता और उस पर कुछ मंत्र पढ़कर भाई के मुंह पे फेंकता और उस गेहूं के दाने जब भाई के मुंह पर पड़ता तो भाई पूरी तरह चिल्लाने लगता। उसके मुंह से जानवरों की तरह गुर्राने की आवाज़ें आने लगी। कुछ देर तक ऐसा ही चलने लगा। थोड़ी देर बाद भाई बेहोश होकर गिर पड़ा और सुबह तक वो बेहोश ही रहा। तब तक तांत्रिक का पूजा भी कंप्लीट हो गया था। तो भाई ने जब आंखें खोला तो वो दर्द से पूरा कहरा रहा था। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। शरीर तो जैसे सूख कर लकड़ी जैसा हो गया था। लेकिन फिर भी मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। थोड़ी देर में तांत्रिक ने कहा, अब ये ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, और वो तांत्रिक हमारे घर से चला गया। कुछ दिन अच्छा रहा, लेकिन कुछ दिन बाद मेरा भाई कहीं और गया हुआ था। तो वो जैसे ही घर आया तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे लगा वो सब फिर से शुरू हो गया है। मैंने भाई को उठा के घर में कुर्सी से बांध दिया। थोड़ी देर में भाई को जब थोड़ा होश आने लगा तो उसने मुझे कहा, भाई मैं नहीं बचूंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ये सब सुन के मेरा तो आँख में आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस ज़िंदगी से हारते हुए नहीं देख सकता था। मैंने तुरंत ही गाड़ी निकाली और उस तांत्रिक के घर की ओर निकल पड़ा। वहाँ जाके देखा कि वो तांत्रिक नशे में धुत पड़ा हुआ है। मैंने उसे अपने साथ लिया और घर आ गया। जैसे तांत्रिक ने मेरे भाई का हाथ पकड़ा
तो उसका तो जैसे हाथ पकड़ते ही सारा नशा उतर गया। उसने वो पूजा फिर से दोहराई और सुबह होते होते मेरा भाई फिर से ठीक हो गया। अब और मेरे घर में यही सिलसिला चालू हो गया था कि तांत्रिक आता और पूरी रात पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, नारियल, चुन्नी और श्रृंगार का सामान हमारी तो जैसे रोज की जरूरत बन गई थी। ये सब चीज़ें घर में हर समय मौजूद रहने लगा था। घर में तो शराब की बोतल का ढेर जमा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर या ऐसा कोई मस्जिद नहीं बचा जहाँ पर हमने भाई का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कोलकाता के दक्षिणेश्वरी काली माता के मंदिर जाने को कहा। तो जब हम सब भाई को लेकर के वहाँ पहुँचे तो हमने देखा वहाँ भी वही सब मांग जारी था। मटकी, नारियल, चुन्नी और श्रृंगार का सामान। पर वहाँ के पुजारी ने कुछ और भी सामान मंगवाया, जैसे कि कुछ नींबू, लौंग और कफन का कपड़ा। पता नहीं, लेकिन इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी जी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उस नींबू में फूंक देता और उसमें एक लौंग को चुभो देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेट कर मटकी में डाल देता। भाई को इससे बहुत दर्द होता और वो चिल्लाने लगता, पर पुजारी जी अपने काम में लगे रहे। ये सब करते करते जब उस आत्मा की बारी आई तो वो आत्मा पूरी तरह से गिड़गिड़ाने लगी। मुझे छोड़ दो, मैं और इसे परेशान नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। तो पुजारी जी ने कहा, बोल अब तो इसे परेशान करेगी? तो उस आत्मा ने कहा, नहीं, मैं और इसे परेशान नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी जी ने कुछ मंत्र 8-10 बार पढ़े और उसने चंद्रलेखा को भी अपने मटके में कैद कर लिया। अंत में पुजारी जी ने वो मटकी हमें दे दी और कहा, इस बच्चे के अंदर 10 आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को मैंने इस मटकी में कैद कर लिया है। इसे ले जाके शमशान में गाड़ दो और एक बात का ध्यान रखना, खाली पैर ही जाना। हम उस मटके को लेकर शमशान चले गए। वहाँ जाते हुए मैंने ये एहसास किया कि बड़े ही ताज्जुब की बात है। वहाँ जाते समय मुझे एक भी कंकड़ पत्थर और ना ही कोई कांटा मेरे पैर पर चुभा। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई रूई के ऊपर चल रहा हूँ। फिर मैं शमशान पहुँच गया और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उस पर मटकी को गाड़ आया। इधर मेरा भाई थोड़ा नॉर्मल हो गया था, वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। वहाँ से घर आने के बाद हमने भाई को डॉक्टर को दिखाया। कुछ दिन बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया। हम इसी समय में रात जगकर भाई की देखभाल किया करते थे। रात को हमेशा उठ कर देखते थे कि भाई सो रहा है या नहीं। हमेशा उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। और आज भी मेरी यही आदत है, बस यही बात थी, कहकर राजेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने कहा, बेशक ये कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाई का आपसी प्यार बेमिसाल है। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं और साथ ही साथ उसमें जय श्री राम और अपना पता लिखें जो आप कहाँ से बोल रहे हैं। और यार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हम नई नई कहानियाँ आपके लिए लेके आ सकें। धन्यवाद।